हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नतेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 11th का हिस्ट्री, जिसमें 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, उसके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हिस्ट्री में मुझे पता है कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे कौन से नहीं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फर्स्ट चैप्टर आपका लेखन कला शहरी जीवन ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूं, उसकी एनिमेशन वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो जाके उसे भी जरूर देख सकते हैं आप। आइए बात करते हैं पहले हम पहले क्वेश्चन की, जिसमें रोमन साम्राज्य कौन से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। दोस्तों, रोमन जो साम्राज्य है वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, जिसमें आपका एक तो यूरोप है, फिर पश्चिमी एशिया है और उत्तरी आपका अफ्रीका। इन 3 क्षेत्रों में आपका जो 3 महाद्वीपों फैला हुआ साम्राज्य है वो था। साथ ही सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें आता है कि रोमन साम्राज्य के इतिहास की रचना करने वाले स्रोतों का वर्णन करें। हम कैसे जान सकते हैं कि रोमन साम्राज्य क्या था, उसकी जानकारी हमें कैसे मिल सकती है। तो हमारे पास कुछ प्रमुख स्रोत हैं 3, जिसमें हम बात करेंगे पाठ्य सामग्री। इसमें शामिल समकालीन मतलब उस समय के व्यक्ति द्वारा लिखा गया काल इतिहास होगा, जो उस समय के बारे में होगा, व्याख्यान होगा, जो प्रवचन होगा, साथ ही कानून व्यवस्थाएं जो उस समय की होंगी वो हमारे पास। दस्तावेज जिनमें अभिलेख होते हैं, पत्थर पे लिखे गए शिलालेख, मतलब पत्थरों पे ना, जैसे आपने देखा होगा किसी पत्थर पे लिखा कि यह किस वर्ष बनाया गया, क्या चीज़ रही, तो ऐसे करके कुछ हमें शिलालेख भी मिले हैं। और पांडुलिपियाँ जो होती हैं वे खास करके आपका मिस्र नदी किनारे जो पेपायरस नाम का एक सरकंडा था उससे लिखी जाती थी, तो पांडुलिपियाँ भी एक बड़ी मात्रा में मिली हुई हैं। साथ ही भौतिक अवशेष, अब भौतिक अवशेष में आपकी खुदाई के समय जो पुरातत्वविद हमारे होते हैं वो ज़मीन के नीचे खुदाई करते हैं, और खुदाई से मिलने वाली जो इमारतें हैं, क्योंकि इमारतें भी दबी होती हैं, मिट्टी के बर्तन दबे होते हैं, सिक्के दबे होते हैं, इसके माध्यम से भी हम जो आपका 3 महाद्वीप फैला हुआ साम्राज्य है उसके बारे में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र या रिपब्लिक का क्या मतलब था। तो इस साम्राज्य में गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें वास्तविक जो सत्ता है, यह वास्तविक चीज है, वो सीनेट नामक एक निकाय के हाथ में है। किसके हाथ में है? सीनेट। और कौन होते थे सीनेट? तो सीनेट में धनी परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था, जिन्हें अभिजात कहा जाता था। और व्यवहारिक तौर पर जो गणतंत्र है वह अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सीनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाता था। अब गणतंत्र की बात करते हैं तो 509 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर है, ठीक है, सीजर आपका, जिसमें दत्तक पुत्र था, उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन उसका तख्ता पलट कर देता है, जूलियस सीजर का मतलब, और सत्ता अपने हाथों में ले ली, और ऑगस्टस नाम से आपका जो रोमन सम्राट एक प्रकार से यह रोमन का सम्राट बन बैठा। सीनेट की जो सदस्यता है जीवन भर चलती थी, और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा अधिक महत्व था। अगर आपको सीनेट का मेंबर बनना था उस समय पे, तो आपके पास पैसा होना चाहिए था। जन्म से आप किसी फैमिली में आपका जन्म हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, आप सीनेट का मेंबर बन सकते थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी आता है कि प्रिंसिपेट क्या था। तो ऑगस्टस ने क्या किया था, 27 ईसा पूर्व में जो राज्य की स्थापना की थी उसे ही प्रिंसिपेट कहा गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा गया था। देखिए, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा गया था, एक पूर्ववर्ती एक परवर्ती। अब दोनों चरणों में जो आपका इतिहास है उसको विभाजित किया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि आपका दूसरी और तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग की संपूर्ण अवधि को, मतलब तीसरी शताब्दी का जो भाग था उसको पूर्ववर्ती आपका साम्राज्य कहा जाता है, और तीसरी शताब्दी मतलब 300 ईसा पूर्व के बाद का जो समय आपका लगभग है वो परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। इस प्रकार से 2 भागों में रोमन साम्राज्य को बांटा हुआ है, पूर्ववर्ती और परवर्ती, जिसमें आपका जो पूर्ववर्ती है वो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का जो संपूर्ण टाइम पीरियड था वो पूर्ववर्ती है, और परवर्ती मतलब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का जो समय है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रोमन साम्राज्य की सेना की विशेषताएं। ये एग्जाम में काफी दफा हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। तो रोमन साम्राज्य की सेना का एक बहुत बड़ा विशेषता ये था कि एक व्यवसायिक सेना थी। कैसी सेना थी? व्यवसायिक सेना थी, जिसमें प्रत्येक सैनिक को क्या दिया जाता था? वेतन, मतलब काम के बदले वेतन मिलता था। और सेना में प्रत्येक व्यक्ति को 25 वर्ष कम से कम काम करना पड़ता। कितने वर्ष? 25 वर्ष। रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी एक निकाय थी, एक सेना थी, जिसमें 6 लाख आपके सैनिक थे। रोमन सेना के पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। बिल्कुल, अगर कोई सेना चाहती तो किसी भी सम्राट का तख्ता पलट करवा सकती थी, क्योंकि सेना बहुत बड़ी मात्रा में थी। और सीनेट सेना से घृणा करते थे, क्योंकि हिंसा जो सेना है वो हिंसा करती। सीनेट मतलब जो धनी लोग हैं, सीनेट में अभिजात वर्ग जो हैं, वो सेना से हिंसा करते, मतलब घृणा करते थे, क्योंकि सेना हिंसा करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, इसलिए।
अब आपका एक क्वेश्चन आता है, बलात् भर्ती वाली सेना से आप क्या समझते हैं? बलात् भर्ती का मतलब है वह सेना जिसमें कुछ वर्ग या समूह वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सेना में सेवा करनी ही पड़ती थी। एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा समूह है जिसे सेना में आपको सेवा करनी ही पड़ेगी, आपकी मर्जी हो या ना हो। अगला क्वेश्चन है, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो गृह युद्ध जो होता है दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, देश के अंदर ही सत्ता हासिल करने के लिए गृह युद्ध, जैसे इस समय अगर हम मान ले तो बांग्लादेश में जो चल रहा है वह गृह युद्ध है। बांग्लादेश में जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपने संघर्ष सुना होगा टीवी चैनल्स में कभी, तो वो एक गृह युद्ध का ही उदाहरण आपको देखने को मिलता है। और ऐसा अक्सर सत्ता पलट के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दिनारियस क्या है और रोमन साम्राज्य को हेरोल्ड के राज्य से प्रति वर्ष कितने दिनारम एक प्रकार से बराबर आमदनी होती थी, कितना मिलता था? तो दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का था और जिस पर लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध, शुद्ध नहीं है, विशुद्ध चांदी होती थी। रोमन साम्राज्य के हेरोल्ड राज्य से प्रति वर्ष 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी हुआ करती, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में आपका पैसा है। रोमन सम्राट घनी आबादी वाले विशाल साम्राज्य पर किस प्रकार नियंत्रण करने में सफल हुए? देखो, इसका बहुत बड़ा है कि संपूर्ण साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, नगर स्थापित किए गए और जिनके द्वारा समस्त जो साम्राज्य है आपका, जो एरिया है, जो उनका इलाका है, उसको बढ़ाया गया, नियंत्रण रखा गया। भूमध्य सागर जो आपका है, अगर आपने यूरोप का मैप देखा होगा तो यूरोप में जस्ट नीचे जो इलाका है वो भूमध्य सागर का इलाका है, जो अरब प्रायद्वीप, अगर आपने देखा हो तो सऊदी अरेबिया के बगल का भूमध्य सागर आपका है। तो भूमध्य सागर के तटों पर बड़े बड़े जो आपके केंद्र हैं, शहरी केंद्र हैं, जिसमें चाहे सिकंदरिया हो या एंटियोक साम्राज्य जो है, वहां पर नियंत्रण रखे गए और एंटियोक तो राजधानी भी आपकी पूर्व की रखी गई। साथ ही इन्हीं शहरों द्वारा सरकार प्रांतीय, सामाजिक, ग्रामीण क्षेत्र आपके हैं, वहां पे भी नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो पाई और जिससे साम्राज्य को अधिक धन संपदा जो है मिलने लगी। तो आप बताइएगा, इन्हीं शहरों के द्वारा सरकार प्रांतीय, सामाजिक, ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने लगी। कर मतलब आपका टैक्स, और सफल हो पाती थी, जिससे साम्राज्य को धन संपत्ति मिला करती थी। इसके साथ ही स्थानीय उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो कर वसूल कर अपने प्रशासन जो है उसमें अपनी सक्रियता दिखाया करते थे। तो जो स्थानीय उच्च वर्ग हैं, पैसे वाले लोग हैं या समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, तो वो कर वसूला करते थे और प्रशासन के कार्य में सक्रिय भागीदारी करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा ये बहुत है, रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए। ये आपका यहाँ पर है, व्याख्या कीजिए। रोमन साम्राज्य में पहली और दूसरी जो शताब्दियां हैं आपकी बहुत ज़्यादा शांति और समृद्धि और आर्थिक विकास का प्रतीक थी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो तीसरी शताब्दी का जो समय था वो तनाव से भरा हुआ था, टेंशन वाला समय था, क्योंकि उसी समय ईरान का एक वंश था काफ़ी ज़्यादा मजबूत और आक्रामक वंश उभर के सामने आता है, सासनी वंश, या ससानी वंश कह सकते हैं, शासनी वंश कह सकते हैं। ईरान में ससानी जो वंश है वो आपका उभर के सामने आया और शाहपुर प्रथम ने आक्रामक तरीके से अब दावा किया कि मैंने 60,000 रोमन सैनिकों को मार दिया है और रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी, जैसे मैंने बताया था पूर्वी राजधानी एंटियोक थी, उस पर इसने कब्जा कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी एक रोमन साम्राज्य का चैलेंज था। और कई जर्मन मूल के जो जनजाति थे वो राइन और डेन्यूब नदी को सीमाओं की ओर बढ़ने लग गए और उन प्रांतों को पूर्वी सीमा में बार बार हमला करते थे। मतलब रोमन साम्राज्य को दिक्कत हर तरह से हो रही थी, एक पूर्व से जहां ईरान का शासक सासनी वंश की तरफ से, एक उत्तर से आपका जर्मन जो है उन्होंने भी हमला करा या उन्होंने प्रॉब्लम लेनी शुरू करी। तो इस तरीके से आपका रोमन साम्राज्य जो है वो डेन्यूब के आगे का क्षेत्र छोड़ने के मजबूर होने पड़ा, क्योंकि जर्मन लोग बढ़ रहे थे। और इसी समय रोम है उनके सम्राट के खिलाफ निरंतर युद्ध भी हुआ करते थे। तो रोमवासी विदेशी बर्बर एक प्रकार से जिन्हें कहते थे। और तीसरी शताब्दी में लगभग आप कह लीजिए कि 47 वर्षों में 25 सम्राट जो है वो सत्तासीन हुए, या सत्ता में बैठे, शासन बैठे, जो बहुत बड़ी बात है। आप देखिए लगभग हर 1-1.5 साल में एक शासक बैठ जा रहा है, जो बहुत ज्यादा अस्थिरता का प्रतीक दिखाया जा रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर करिएगा याद। तो रोमन साम्राज्य की जो वो बहुत बड़ी विशेषता थी वो था एकल परिवार का चलन। रोमन साम्राज्य की विशेषता जिसमें एकल परिवार था और एकल परिवार में पति पत्नी और उसका पुत्र ही हुआ करता था। दूसरा, परिवार में दास शामिल। रोमन साम्राज्य में वयस्क पुत्र अपने माता पिता के साथ आपका नहीं रहते थे और अगर दासों को परिवार में इसमें शामिल किया जाता था। साथ ही महिलाओं का संपत्ति का अधिकार, तो महिलाओं को संपत्ति का पूरा अधिकार था और पिता के मृत्यु के बाद वह संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन सकती थी या बन जाती थी।
साथ ही चौथा, तलाक देना आसान था। रोमन साम्राज्य में तलाक देना आसान था और इसके लिए पति या पत्नी सिर्फ विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना काफ़ी हुआ करता था कि भाई हम शादी तोड़ना चाहते हैं, इतना बहुत है। आज भी अगर आप देखें तो चाहे वो रोमन साम्राज्य हो और आप यूरोप की बात कर लें, ये वेस्टर्न कल्चर में तलाक बहुत ईजी हो जाता है, आज भी होता है। विवाह की जो आयु थी वो लगभग 28-29 भी थी, 30-32 थी जहां विवाह लोग करते थे। लड़कियों की जो शादी है वो 16 से 18 में और 22 से 23 आयु में की जाती थी, जो भी आज भी मैं कहूँगा कि ठीक ही है, मतलब 22 से 23 वाली एज की शादी। तो साथ ही विवाह का नियोजन, विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होता था और दोनों पक्षों में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी हुआ करती थी। स्त्रियों को पीटना, तो रोमन साम्राज्य में पुरुष अपनी पत्नी पर अत्याचार करते थे और उन्हें बहुत मारते थे। स्त्रियां लोगों को अपनी चोट के निशान दिखाया करती थी, तो ये भी मतलब थोड़ी स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी तो खराब थी। बच्चों को मारना, रोमन साम्राज्य में कभी कभी जो पिता है अपने शिशुओं को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया करते थे, तो ये भी एक समस्या रही। साथ ही काम चलाऊ साक्षरता थी। रोमन साम्राज्य में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, काम चलाऊ थी, ठीक ठाक साक्षरता उस समय रही। और सांस्कृतिक विविधता, रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी जिसमें विभिन्न धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक वेशभूषा और भोजन कई प्रकार के। तो ये रोमन साम्राज्य की सामाजिक विविधता है। अब रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का वर्णन करना है, कैसी थी। देखिए, रोमन साम्राज्य, पहली बात तो यह है कि मजबूत आर्थिक ढांचा था। रोमन साम्राज्य का आर्थिक ढांचा बहुत मजबूत था, बहुत अच्छा था। बंदरगाह की बात करें या खदानों की बात करें या जैतून के तेल की फैक्ट्रियों की काफ़ी संख्या हमें मिली है, तो मतलब आर्थिक काफ़ी अच्छा था। दूसरा, कंटेनर का प्रयोग, तो शराब हो, जैतून का तेल हो या अन्य तरल पदार्थ के लिए वहां पर कंटेनर्स का प्रयोग होता था और उन कंटेनर्स को एम्फोरा कहा जाता था। और केवल जैतून की अगर बात करें तो जैतून के तेल के लिए ट्रेसल 20 नामक कंटेनर का प्रयोग भी किया जाता है, जो स्पेन में आपका ये ट्रेसल मिल जाएगा आपको, स्पेन में, याद रखना। जल शक्ति का प्रयोग, तो रोमन साम्राज्य में जल शक्ति का प्रयोग था और भिन्न भिन्न प्रकार से होता था, जिसमें चाहे वो स्पेन को सोना या चांदी की खानों में जल शक्ति खुदाई की जाती थी, तो ये था। और संगठित और व्यापार और बैंकिंग व्यवस्था, तो रोमन साम्राज्य में एक संगठित व्यापारिक और बैंकिंग व्यवस्था थी जिसमें मुद्रा का लेन देन काफी अच्छा हुआ करता था, बहुत अच्छा था मतलब वहां पे। साथ ही रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति, ये भी एग्जाम में आ जाया करता कि दासों की स्थिति रोमन साम्राज्य में कैसी थी। देखिए, अगस्टस के शासनकाल में अगर हम बात करें तो इटली में कुल आबादी ही 75 लाख थी, जिसकी उसमें से देखिए 30 लाख लोग दास हुआ करते थे। दासों को पूंजी निवेश माना जाता था और उच्च वर्ग के लोग दासों को क्रूरता का व्यवहार करते थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो अपने दास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। साथ ही दासों को नियंत्रण में रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था, बहुत ज्यादा, और दासों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता था ताकि वह जानकारी, एक प्रकार से जानकारी में रहे कौन दास क्या काम कर रहा है या कोई काम चोरी तो नहीं कर रहा है। साथ ही दासों को नियंत्रण में रखने के लिए अनेक जो शरीर है उस पर लोहे के या फिर आपके पट्टी से दाग दिया जाता ताकि कोई दास यहाँ से भाग ना पाए, और अगर भाग जाए तो उसके शरीर के दाग से पहचान लिया जाए कि भाई वो हमारा दास था। देखिए कितना क्रूरता भरा मतलब व्यवहार रोमन साम्राज्य में आपका हुआ करता था। आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 2 से थे वो करवा दिए गए हैं। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, इसके साथ जय हिंद, जय भारत।